नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ख़ास तौर से यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए। और आपको पता होगा इस आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएँ करवाई जा रही हैं, 15 अंकों का कंप्यूटर पूछा जा रहा है। और आपके प्रीवियस डेज़ में जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पर जो नया पैटर्न है इसी के आधार पर हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए-नए देखने को मिलेंगे। ठीक है? चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखो। ये जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। याद रखिएगा, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ये आपको तैयार रखने हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? अब इसमें कह रहा है कि कौन-सा किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के उपयोग के लिए उपयोग करना नहीं है। इनमें से कौन है? एक तो ऑप्शन आपको दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, पायरेसी, प्लेज़रिज्म और साथ ही साथ दिया है कॉपी स्किप। इसका सही उत्तर होगा कॉपी स्किप। अब ये कॉपी स्किप क्या होता है? आओ जरा समझते हैं यहाँ पे। मैंने लिखा कॉपी स्किप। ठीक है? ये कॉपी स्किप क्या है? ध्यान दो, ये एक वास्तव में सॉफ्टवेयर होता है। एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है और इसमें डुप्लीकेट सामग्री का पता लगाया जाता है। इसकी मुख्य खास बातें हैं कि इसमें डुप्लीकेट डुप्लीकेट सामग्री का पता लगाया जाता है। ठीक है? और साथ ही साथ ये जांचता है कि आपका पाठ मूल पाठ है या फिर नहीं है। अच्छा, इसी में एक शब्द दिया था प्लेजरिज्म। इसका मतलब क्या होता है? वास्तव में किसी और के विचार या आविष्कार को चुराना ही प्लेजरिज्म कहलाता है। इसलिए पहले का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है? अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे कंप्यूटर बैच में मिलेगी। आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर जो कंप्यूटर का बैच दिया हुआ है, उसी में पीडीएफ वाले सेक्शन में इसकी पीडीएफ को डाल दिया जाएगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। कह रहा है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा जाता है? और ये यूपी ट्रिपल एससी 2025 में एक परीक्षा हुई थी होम्योपैथिक की, इसी में पूछा गया था। अच्छा, इसमें जो पहला अ, कंप्यूटर वायरस है, वो क्या है? ये है क्रीपर। अच्छा, कंप्यूटर वायरस के बारे में मैंने आपको कंप्यूटर बैच में बहुत सारी बातें बताई थी। कुछ इतिहास है कंप्यूटर वायरस का, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, कंप्यूटर वायरस का इतिहास। कंप्यूटर वायरस का इतिहास। कुछ प्रमुख तथ्य आपको तैयार ही रखने पड़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पहला कंप्यूटर वायरस, मैं पूछ रहा हूँ पहला कंप्यूटर वायरस, ये कौन सा है? ये है क्रीपर सिस्टम। क्रीपर सिस्टम। पहला मैसेज ही आया था, हेलो आई एम क्रीपर, है ना? अच्छा, इसे प्रायोगिक रूप से सामने कब लाया गया था? 1971 1971 ईस्वी में ये सामने आया था। ठीक है? प्रायोगिक आधार पर। और एक वायरस और है, शायद आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं रैबिट वायरस। रैबिट वायरस। क्या बता सकते हो ये वायरस कब अस्तित्व में आया था? 1970 के दशक में इसका भी अस्तित्व आया था सामने। एक वायरस है जिसको कहते हैं एल्क क्लोनर। एल्क क्लोनर, इसका भी आपने नाम सुना होगा और ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। एल्क क्लोनर ये 1982 में अस्तित्व में आया था। और याद रखना इसके बारे में, दरअसल ये एक फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से फैलता है। अर्थात यह फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से फैला हुआ था। फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से, डिस्क के माध्यम से ये फैला था। ठीक है? यहां तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ एमएस डॉस के लिए पहला वायरस कौन सा था? एमएस डॉस के लिए, एमएस डॉस के लिए पहला वायरस बता सकते हो क्या? पहला वायरस ये था ब्रेन। याद रखो, ब्रेन। अच्छा, वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में, तीसरे में आओ।
दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। तीसरा क्या कह रहा है? ये भी यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर में पूछा गया है 2025 परीक्षा में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? फिर से समझो, ये ऑप्शन दिए हैं, कह रहे हैं कि इन ऑप्शनों में से कौन सा है जो कंप्यूटर के माध्यम से दो यूजर्स के बीच वास्तविक समय संचार है? ये है चैट। याद रखिएगा, चैट। अच्छा, इसी में एक ऑप्शन दिया है हब। हब का मतलब क्या होता है? हब वास्तव में एक मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। और हब के टाइप्स पता है कितने होते हैं? देखो, मैं बात कर रहा हूँ हब की। ये वास्तव में है क्या? ये एक मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, ठीक है। और इसके कितने टाइप्स होते हैं? इन टाइप्स को अगर और आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे बैच में पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां भी इनको जान सकते हैं। अच्छा, नेटवर्क हब के टाइप, ओ सॉरी, नेटवर्क हब के तीन पार्ट्स ये कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव हब। एक्टिव हब। दूसरा जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं पैसिव हब। पैसिव हब। और जो तीसरा पार्ट होता है इसे कहा जाता है बेलिजेंट हब। बेलिजेंट हब, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हैं, याद रखिएगा। तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आओ। फोर्थ में क्या कह रहा है? निम्नलिखित सर्च इंजनों को उन्हें उपयोग करने वाले लोगों में लोकप्रियता के आधार पर पुनर्व्यवस्थित करो। याहू है, सबसे पहले तो गूगल आना चाहिए। दूसरा दूसरा पहले आएगा, फिर आना चाहिए बिंग को, है ना? तो तीसरा इसके बाद आएगा। फिर है याहू, तो पहला आएगा और इसके बाद आएगा यांडेक्स, यानी चौथा आएगा। दो तीन एक चार है क्या कहीं? हाँ, डी पार्ट सही है, ठीक। अच्छा, इसमें याहू दिया है, बिंग दिया है, ये दो, इन दो के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आओ, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर है चौथा, है ना? देखो, सबसे पहले आपको दो तीन जानकारियां होनी चाहिए। मैंने कहा पहले आएगा गूगल, लोकप्रियता के आधार पर। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? फिर इसके बाद आएगा बिंग, इसके बाद आएगा याहू, और याहू के बाद यांडेक्स। यांडेक्स। एक सवाल अगर हम आपसे पूछें कि ये जो गूगल है इसका विकास किसने किया? दो लोगों के नाम याद रखना, सरगेई सरगेई ब्रिन, और एक शख्स हैं लैरी पेज। लैरी पेज, इन दोनों के नाम याद रखो, ठीक है। अच्छा, इन्हीं दोनों लोगों को कहा जाता है गूगल गाइज। गूगल गाइज, याद रखना, ये दोनों ही गूगल गाइज के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, गूगल के बारे में दो तीन बातें मुझे और बताओ। एक तो मुझे बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप बताओगे कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। इसको इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। और ये जो गूगल विकसित किया गया था, तो उस शोध परियोजना का क्या नाम है? शोध परियोजना, ये है बैकरस, याद रखो। अच्छा, यहीं पर एक शब्द दिया है बिंग। बिंग क्या है? ये वास्तव में 2009 में लॉन्च किया गया था। 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये किसका है सर्च इंजन? ये है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अच्छा, बात आ गई सर्च इंजन की, तो कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन है जो एज इट इज आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे याहू अगर आपसे पूछे तो क्या है? ये एक सर्च इंजन है। दरअसल आपसे डायरेक्ट तीन या चार टर्म्स लिख देगा और पूछेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको याद रखने हैं, जैसे याहू। इसके अलावा गूगल, ये भी एक सर्च इंजन है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा अल्टा विस्टा का। अल्टा विस्टा, तो सर्च इंजन की पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। सर्च इंजन है, इसके अलावा जो क्रोम है, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। अच्छा, अल्टा विस्टा के बाद एक और सर्च इंजन आपने सुना होगा, बायडू। बायडू। और बायडू के अलावा आपने वेब क्राउलर का नाम सुना है?
वेब क्राउलर। इसके अलावा आपने एक्साइट का नाम सुना होगा, ये भी एक सर्च इंजन है। आपने गुरु जी का नाम सुना होगा, ये भी एक सर्च इंजन है। गीगा ब्लास्ट का नाम, गीगा ब्लास्ट, ये भी। और इसके अलावा बिंग, और भी कई सारे हैं। तो ये आप पढ़िए पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे में बी पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा, पांचवे में आ जाओ। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि एच टी टी पी एस, जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एस का मतलब होता है सिक्योर। तो ये किससे संबंधित है? ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, बी पार्ट सही होगा। अच्छा, एचटीटीपीएस की मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, और आपके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने कई बार इससे सवाल भी पूछे हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं देखो, मैंने लिखा एच टी टी पी एस, पूरा नाम तो सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट बना के सवाल पूछे जाते हैं आजकल। बड़े बड़े सवाल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एग्जाम दिए हो तो आप समझ जाते होंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर और यूपीजी के पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें उपयोग बताओ इसका कहाँ पर होता है। दरअसल कंप्यूटर नेटवर्क पर सिक्योर, सिक्योर का मतलब सुरक्षा से संबंधित है, तो कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षा संचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क पर, कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षा संचार के लिए, सुरक्षा संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, एचटीटीपीएस के लिए जो डिफॉल्ट पोर्ट है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। जो डिफॉल्ट पोर्ट है, इसका नंबर मुझे बताओ। डिफॉल्ट पोर्ट का नंबर है 443, याद रखना। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो एचटीटीपी की तुलना में एचटीटीपीएस की गति ये कैसी होती है? धीमी होती है, समान होती है, तेज होती है, कैसी होती है? इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं अंतर से संबंधित। ठीक, आपने पिछले लगभग 7-8 एग्जाम्स जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए हैं, और भी ज्यादा, हर एक का जो कंप्यूटर पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम का, उसको एक पटल पर रखो, एनालाइज करो कि किस प्रकार से कंप्यूटर पूछा जा रहा है, और उसी आधार पर बनाए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो। और आप जानोगे, आप डिट्टो सवाल अ, आयोग में देखोगे जाके, एग्जाम हॉल में, ठीक है। अच्छा, एचटीटीपीएस, इसकी गति कैसी होती है? एचटीटीपी की तुलना में इसकी गति धीमी होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है धीमी, एचटीटीपी की तुलना में। अच्छा, वापस आओ जरा, क्वेश्चन नंबर पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या www की विशेषता नहीं है? अब इनमें ये ऑप्शन दिए हैं, आपको ये पढ़ के बताना है। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ो। कह रहा है कि वेब हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स इत्यादि का उपयोग करके उपयोग में आसान यानी इजी टू यूज और इंटरेक्टिव उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ये सही है। दूसरे में आ जाओ जरा, सेकंड में क्या कह रहा है? दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि वेब में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो जैसी किसी भी तरह की सूचना हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, ठीक। तीसरे में आओ, कह रहा है कि यह या तो हाइपरलिंक पर क्लिक करके या तो किसी विशिष्ट एड्रेस को प्रविष्ट करके सूचना को एक्सेस करने का एक सुसंगत तरीका होता है। यह भी सही है। अच्छा, चौथे में आओ, कह रहा है कि यह नियमों और परिपाटियों का एक औपचारिक सेट होता है। अब यही स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि यह का मतलब क्या है? क्वेश्चन में आपसे www के बारे में पूछा गया है, तो क्या www ये परिपाटियों, नियमों का समूह है? जो नियमों का समूह होगा उसे प्रोटोकॉल कहेंगे, प्रोटोकॉल। तो ये www की विशेषता नहीं है। यह प्रबंध करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो। याद रखिएगा, ये काम प्रोटोकॉल का होता है, जो नियमों और परिपाटियों का एक सेट होता है। प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको कंप्यूटर के बैच में बताया हुआ था। दिस इज द सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। कुछ याद आ रहा है? तो चौथा गलत हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ 7 क्वेश्चन में, 7 नंबर में। सातवां क्या कह रहा है?
अच्छा, बात प्रोटोकॉल की हो रही है, तो मैं आपको 2-4 प्रोटोकॉल के बारे में बता दूँ। प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? मैंने आपको कंप्यूटर बैच में एचटीटीपी के बारे में बताया था, ठीक? मैंने आपको एफटीपी के बारे में बताया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपको यूडीपी के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपको एचटीटीपीएस सभी में अंतर करके बताया था। एसएमटीपी क्या होता है, इसके बारे में बताया था। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबके बारे में डिस्कस किया था। आप एक बार रिवाइज करो, चूंकि आपकी परीक्षा लगी हुई है, जूनियर असिस्टेंट हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, इनके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा ये सब फिर से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, कह रहा है कि अपने वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करना है, इसके लिए सही क्रम क्या है? सबसे पहला पढ़ो, अपने वेब ब्राउजर में कुकीज सक्षम करें, ये पहला चरण नहीं है। संदर्भ मेनू को अक्षम या प्रतिस्थापित करने के लिए स्क्रिप्ट सक्षम करें, केवल मोजिला फायरफॉक्स के लिए। विंडोज 2012 पर चल रहे 11 पर फाइल डाउनलोड सक्षम करें। और फिर कह रहा है कि अपने वेब ब्राउजर के लिए जावा स्क्रिप्ट सक्षम करें, तो ये पहला होगा। चौथा, ठीक है, इसमें चौथा पहला होगा, फिर इसके बाद जब ये जावा स्क्रिप्ट सक्षम करें, सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा कि अपने वेब ब्राउजर में कुकीज सक्षम करें, यानी इसके बाद आएगा पहला, तो चौथा होगा। चौथे के बाद तीसरा तो गलत हो जाएगा, है ना? ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गए। चौथे के बाद इसके बाद आएगा पहला, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा दूसरा, ठीक? सबसे लास्ट में आएगा दूसरा, यानी संदर्भ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को अक्षम या फिर प्रतिस्थापित करने पर स्क्रिप्ट सक्षम करें, ये सही होगा, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां, कह रहा है कि एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्क को एक साथ जोड़ती है और इसे नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंटरनेट को। इंटरनेट को कहा जाता है। अच्छा, इंटरनेट के अन्य कई सारे नाम भी हैं। इंटरनेट के अन्य नाम कौन-कौन से अन्य नामों से इसे जाना जाता है? इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। चूंकि इंटरनेट कहा जाता है ना, इंटर मतलब हो गया इंटरनेशनल और नेट का मतलब हो गया नेटवर्क, तो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क भी इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है सुपर नेटवर्क। अलग अलग शब्दावलियां इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसे कहा जाता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, याद रखिएगा। इसे और कुछ नामों से जाना जाता है क्या? हाँ, इसे मेटा नेटवर्क भी कहा जाता है। मेटा नेटवर्क। इसे और कहा जाता है सूचना का राजमार्ग। इंफॉर्मेशन हाईवे इसे कहते हैं, सूचना का राजमार्ग, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन हाईवे। इसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, गौर करना, इसे प्रोटोकॉल नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्किंग। अच्छा, क्या बता सकते हो कि भारत का पहला आईएसपी कौन है? आईएसपी बीएसएनएल ने लॉन्च किया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 1995 में। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में, सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9th में। क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि ये लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट का मिलान करिए, ठीक? आओ जरा समझते हैं। सबसे पहला देखो, कह रहा है कि IMAP, ये लिखा है IMAP। अच्छा, इसको आप कहाँ पर मिलाओगे? सबसे पहला पढ़ो, IMAP का मतलब है उपयोगकर्ताओं विभिन्न डिवाइसों से ने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए है ना? हाँ, ठीक है, सही है ये। अर्थात पहले का ए पार्ट सही हो जाएगा, यानी इसी का मैच हो जाएगा। वेब सर्वर वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। केबल मॉडेम क्या होता है?
दरअसल सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। नहीं, ये तो गलत है, ये तो सर्च इंजन का काम है, तो ये तो सी, चौथे का सी में मैच करेगा जाके। अच्छा, केबल मॉडेम क्या होता है? एक हार्डवेयर उपकरण होता है जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। हाँ, ये सही है, तो तीसरे का चौथा मिलेगा। अब यहाँ से आप इनको मैच करा लेना, ठीक है? 10वें में आ जाओ, 10th में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि इंटरनेट के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सबसे पहला कह रहा है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी को हाल के दो अनुकूल इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के हाल के दो अनुकूलन हैं इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। सही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है दूसरे में? इंटरनेट वर्तमान में मौजूदा सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के कुल संसाधनों के एक हिस्से का उपयोग करता है। ये भी ठीक है। दोनों सत्य होंगे, दोनों सही हैं। अच्छा, 11 नंबर में आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? इंटरनेट शिष्टाचार, इस तरह की शब्दावलियां बहुत पूछी जाती हैं और आपके भी एग्जाम में, जो चाहे ड्रग्स एनालिस्ट का की परीक्षा हुई हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हुई हो, इस तरह की शब्दावलियां बहुत पूछी गई हैं। ठीक है, तो देखो, इंटरनेट का शिष्टाचार ये नहीं है। इसके लिए ऑप्शन पढ़ो। संक्षिप्त रूपों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, अवांछित संदेशों को अग्रेषित करना, संक्षिप्त रूपों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, ये तो ठीक है। आगे कह रहा है अवांछित, जिन जो गैर जरूरी हो उन संदेशों को अग्रेषित करना, ये गलत हो जाएगा। भाई, गैर जरूरी को आपको थोड़ी ना दिखाता है, ये गलत हो जाएगा, है ना? बी पार्ट। अच्छा, यहाँ पर आओ जरा। इसमें क्या कह रहा है? मेल के नीचे नाम सहित, हाँ ये भी ठीक है, इंटरनेट शिष्टाचार में आता है, अटैचमेंट का आकार छोटा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बी पार्ट इसमें गलत होगा। अब आ जाओ 12 नंबर, 12 नंबर में कह रहा है कि सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार कर रहे हों और वे नहीं चाहते हैं कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध उत्पन्न करे। निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षित संचार की विशेषता है? सुरक्षित संचार की विशेषता क्या है? सुरक्षा आपको कैसे मिलेगी? बताओ भाई। सुरक्षा आपको गोपनीयता के साथ मिलती है। आपका डेटा गोपनीय रहे तो ही आपका सही होगा। ए पार्ट। अच्छा, परिशुद्धता का इससे मतलब नहीं होता है। परिशुद्धता का मतलब होता है कि अनाधिकृत बदलाव नहीं हो। इस कंडीशन को बोलते हैं कि हाँ, ये एक्यूरेसी सही है, अनाधिकृत बदलावों को रोकता है। लेकिन अगर आपसे कहे सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। ठीक, ए पार्ट सही होना चाहिए। 13 में आ जाओ, 13 में। 13 में कह रहा है कि लैपटॉप या टैबलेट जैसे अन्य उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? अच्छा, ये जो किया जाता है, इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं, डायल अप तो गलत हो जाएगा, सैटेलाइट भी गलत हो जाएगा, वाईफाई, इसे कहेंगे टेथरिंग। अच्छा, ये जो टेथरिंग होता है, टेथरिंग वास्तव में इस स्मार्टफोन को मॉडेम के रूप में प्रयोग करने का एक तरीका होता है। आओ जरा समझते हैं। ये शब्द मैंने लिखा, टेथरिंग। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीका है। तरीका काहे का है? स्मार्टफोन को मॉडेम के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, अर्थात स्मार्टफोन को मॉडेम के रूप में प्रयोग करने का एक तरीका। ठीक है, टेथरिंग के कई सारे प्रकार होते हैं। इसके एक प्रकार होता है वाईफाई टेथरिंग। वाईफाई टेथरिंग, ठीक है। इसका एक प्रकार होता है ब्लूटूथ टेथरिंग। ब्लूटूथ टेथरिंग। इसका एक टाइप होता है यूएसबी टेथरिंग। तो ये आप याद रखो, ठीक है। इनको, इनकी थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। अब आ जाओ 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बॉट्स से वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो जेनरेटिंग और ग्रेडिंग परीक्षण से मानव को प्रवेश करने देते हैं, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं, इसे जाना जाता है।
इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है कैप्चा, ठीक है? कैप्चा कैप्चा मतलब क्या है? कैप्चा का पूरा नाम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेक्स्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये होता है कैप्चा, और कैप्चा को गढ़ा गया था 2003 में, ठीक है? अच्छा, इसका प्रमुख काम क्या होता है? प्रमुख काम याद रखो, बॉट्स से वेबसाइटों की सुरक्षा करना। ये भी एक बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 15 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट पर संचार की विशेषता नहीं है? इंटरनेट पर संचार की विशेषता कौन सा नहीं है? यह हमेशा निजी होता है। इंटरनेट क्या वास्तव में निजी होता है? नहीं, ये तो गलत है। वैश्विक होता है, बिल्कुल सही है। अंतरक्रियात्मक होता है, बिल्कुल सही है। तुल्यकालिक होता है, बिल्कुल सही है। और ये गलत हो जाएगा, ए पार्ट, है ना? देखो, बात चूंकि इंटरनेट की हो रही है, तो कुछ बातें मैं आपको रिवाइज करवा दूं। इंटरनेट इंटरनेट का विकास क्रम विकास क्रम इसमें कुछ ईयर्स मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? 1962, 1962, 1967, 1969, 1989, 1992, और भी कई सारे वर्ष मैंने बताए थे। यहाँ पर कुछ इन्हीं ईयर्स को और रिवाइज करते हैं। 1962 में क्या हुआ था? जेसी लिकलाइटर ने इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था सबसे पहले। 1967 में क्या हुआ था? आरपानेट को विकसित करने का विचार दिया गया था, और इसके बाद फिर 1969 में आरपानेट का विकास किया गया था। 1990 में HTML का विकास हुआ था, HTML। और 1992 में इंटरनेट सोसाइटी बनी थी, इंटरनेट सोसाइटी, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एज इट इज आपको याद रखने पड़ेंगे। तो खैर, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे जाने वाले जो 15 क्वेश्चंस का सेट है, इन सेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। अच्छा, इससे पहले मैं 2-3 जानकारियां आपको दे दूं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इतिहास का बैच हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इस बैच से जुड़ने के लिए आप KD02 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रदान की जाएंगी, और ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, और ये टाइप नोट्स के रूप में होंगे, ठीक है? इस बैच से आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस, या फिर अभी परीक्षा होने वाली है यूपीएसआई के लिए, तो इन परीक्षाओं के लिए भारत का संविधान कंप्लीट बैच आपको विद पीडीएफ प्रदान किया गया है। इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, तो आप इसको इसको अवेल कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए कूपन कोड हम आपको बता दें, KD01 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर ही रहे हैं, तो इसके लिए यूपी जीके और कंप्यूटर का कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। इस बैच से जुड़ने के लिए आप KD21 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें भी आपको सारी की सारी पीडीएफ्स प्रदान की गई हैं, तो आप इनको डाउनलोड करके, और रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, आप उसमें से वीडियोस देख सकते हैं कितनी भी बार, और पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो खैर चलिए, ये कुछ जानकारियां थी, और ये क्वेश्चंस हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको कंप्यूटर और कॉम्बो बैच में इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? धन्यवाद।